नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे 2021 की। कोरोना महामारी के बीच इस साल देश में ऐसी कई घटनाएं देखने सुनने को मिली जो इतिहास में दर्ज हो गईं। साल 2021 कोरोना की दूसरी लहर की खौफनाक यादें छोड़ रहा है, तो हमें भारतीय होने पर गर्व करने के लिए बहुत सी ऐसी उपलब्धियां भी छोड़े जा रहा है जिन पर आने वाला समय गर्व करेगा। कैसा रहा 2021 का साल? कूटनीति के लिहाज से कैसी रही स्थिति? आर्थिक दृष्टि से भारत कितना मजबूत हुआ? कोरोना ने कितना हमें नुकसान पहुंचाया और भारत कैसे एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभर रहा है, खासतौर से अगर बात हम टीकाकरण की करें तो। मेरे साथ चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादकीय निदेशक ए.के. भट्टाचार्य जी। भट्टाचार्य जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हमारे साथ सामरिक अध्ययन कार्यक्रम ORF के प्रमुख प्रोफेसर हर्ष वी पंत जी भी जुड़े हैं। हर्ष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत में हर्ष जी आप ही से करूँगा। 2021 का साल कई चुनौतियां भरी रही इस साल में, खासतौर से कोरोना की अगर मैं बात करूं, लेकिन ये साल उपलब्धियों से भी भरा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस 2021 के साल को? देखिए, 2021 का साल आपने जो बात कही वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जहां पर एक शुरुआत के कुछ महीनों में जो क्राइसिस था सेकेंड वेव का, वो क्राइसिस ऐसा लग रहा था एक समय काफ़ी डिफ़िकल्ट पीरियड इंडिया के लिए रहा और उसका काफ़ी जिक्र हो रहा था कि इससे जो इंडिया स्टोरी है उस पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा जी। तो उसका मुझे लगता है जो आंकलन उस समय लोगों ने किया वो काफ़ी जल्दबाजी में किया, क्योंकि अगर आप उसका जो नॉर्मल कोर्स देखें जब साल ख़त्म हो रहा है, तब जिस तरह से हमने उस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की जो कोशिश रही भारत की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। कि भारत शुरू से ये कहता रहा कि उसको जहाँ तक कोविड का सवाल है, कोरोना का सवाल है, हिंदुस्तान या कोई भी देश इसको अकेले नहीं लड़ सकता। उसके लिए एक आपको ग्लोबल कैंपेन की जरूरत है और ग्लोबली दुनिया के देशों को जोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए भारत जिस तरह से शुरू से लेकर अभी तक वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत या उससे पहले फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के तहत जिस तरह से अपने आप को ग्लोबल सप्लाई चेन्स में के नोडल एक्टर के रूप में खड़ा करता रहा, उसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ हमको वैक्सीन्स मिले, न सिर्फ हम उन वैक्सीन्स का हम उसको एक मैसिव स्केल पर वैक्सीनेशन करा पाए जब साल के खत्म होते होते। वन ऑफ द बिगेस्ट वैक्सीनेशन सक्सेस स्टोरीज जो हमने देखी हिंदुस्तान में, उसका एक भारत एक एग्जाम्पल के तौर पर भी दुनिया के सामने खड़ा हुआ कि जो क्राइसिस था उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया थी वो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग रही। और उसमें भारत का जो एक ग्लोबल लैंडस्केप पर एक प्रभाव पड़ा, उसको मुझे लगता है काफी दूर में जब हम उसको वापस से एनालिसिस करेंगे इस पीरियड का, तो उसको हम काफी इंटरेस्टिंगली और इम्पोर्टेंटली देखेंगे कि उसमें जो भारत का रोल रहा, जिस तरह से भारत ने लीडरशिप दी, सिर्फ देश को ही मोबिलाइज नहीं किया बल्कि दुनिया के देशों को मोबिलाइज करने में भारत सक्सेसफुल रहा। तो वो जो एक छोटा सा कालखंड रहा मार्च अप्रैल का, जिसमें कि काफी परेशानी रही, उस परेशानी को दूर करते हुए भारत ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर जो खड़े होने की कोशिश करी, वो काफी रोचक रही और काफी प्रभावशाली भी रही। जी अशोक जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कूटनीति के लिहाज से और अगर टीकाकरण के लिहाज से मैं कहूं तो ये 2021 का साल भारत के लिए उपलब्धियों वाला साल कहा जा सकता है। ये बात ठीक है कि कोरोना ने हमें दुख दिया, दर्द दिया, तकलीफें भी दी, लेकिन आपदा को अवसर में बदलने की जो क्षमता हम 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों में है, वो भी दुनिया ने देखा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी, और मैं आपसे बिल्कुल इसमें सहमत हूं। देखिए, इस साल की शुरुआत में यही कहूंगा, जो जब हमने अपने यहाँ पर हमने वैक्सीन को पैदा किया, वैक्सीन को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया, और बहुत बड़ी तादाद में, देखिए भारत को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और अब तो मेरे विचार से वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड भी, क्योंकि पूरी दुनिया में जो करीब 65% जो वैक्सीन का प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है, वो भारत में निर्मित होती हैं। और यही बात हुई जो अब ये बाहर से आने वाली वैक्सीन नहीं थी, अपने यहाँ पर बनी,
और दो वैक्सीन बनी, एक कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की थी और जो अपनी कोवैक्सीन जो बिल्कुल ही मूल भारत निर्मित है। हमने देखिए शुरुआत की 16 जनवरी को यहाँ पर अपने टीकाकरण की जी। परंतु मेरे विचार से सबसे मुख्य बात यह है, सबसे सराहनीय बात जो कि बहुत दुनिया के देशों ने इसको सराहा है, जो उसके 4 दिन के अंदर अंदर हमने और जो बहुत ही अल्प विकसित देश हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिसका हम देख रहे हैं जो कितना ज्यादा उनके पास बिल्कुल टीके नहीं पहुंच रहे हैं, जिसको ये वैक्सीन डेफिसिट उनको कहा जा रहा है, डिस्पैरिटी उनको कहा जा रहा है। तो हमने शुरुआत की पहले भूटान को, मालदीव्स को 20 तारीख को हमने टीके पहुंचाए अपने एयरक्राफ्ट वहां पर भेजकर। उसके अगले दिन बांग्लादेश और नेपाल को भेजे गए। और देखिए दुनिया के दूर दराज के देशों में, चाहे वो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हो, डोमिनिका हो, ब्राजील हो, चाहे वो ज्यादातर तो इसमें अल्प विकसित देश ही हैं, तो करीब 90 से अधिक देशों में हमने 66 मिलियन 6.5 करोड़ से ऊपर हमने वहां पर टीका उनको वैक्सीन उनको भिजवाई। और इससे मेरे विचार से जो भारत का जो उदार दिली है वो पूरी दुनिया में ये स्थापित हो गया, क्योंकि आप जानते हैं जैसे भूटान के प्रधानमंत्री, वहां के राजा, उन्होंने भी यही कहा, जो आपके यहाँ अपने यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में टीकाकरण चल रहा है परंतु उसको देखते हुए आप पूरी दुनिया को टीका दे रहे हैं, तो ये जैसी जेनरोसिटी है, उदार दिल है, ये भारत का है। तो इससे मेरे विचार से बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ा है पूरी दुनिया पर। और इसीलिए जो अभी हर्ष जी बात कर रहे थे, जो हमने वहां पर देखा, जो दूसरा हमारे यहाँ पर जो वेव आया अप्रैल और मई के महीने में, तो पूरी दुनिया ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे, पूरे तरीके से भारत की इसमें सहायता की। और इसीलिए क्योंकि भारत पहले अपनी जिसे वैक्सीन मैत्री हम इनिशिएटिव कहते हैं जी, मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूं वैक्सीन डिप्लोमेसी कहने से, क्योंकि ये हमने बहुत ज्यादा इसमें जो मात्रा दी वैक्सीन की दी थी, ये ग्रेटिस दी थी, ये कमर्शियल उसमें नहीं इतनी दी थी। तो इसीलिए सेकेंड वेव में हमारे पास बहुत मात्रा में सहायता हुई और अभी तो हम पूरी दुनिया को फिर से वैक्सीन को सप्लाई करने में एकदम आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं समझूंगा जैसे आपने कहा मनोज जी, जो एक आपदा को हमने अवसर में परिवर्तित किया है, और ये बहुत ही हमारी लेकिन विदेश नीति की, कूटनीति की बहुत सफलता है। जी बिल्कुल अशोक जी। लेकिन कोविड के चलते जो आर्थिक चुनौती खड़ी हुई देश के सामने, उसे लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए। ए.के. भट्टाचार्य जी, अगर मैं बात करूं, दुनिया की बात करूं, तो तमाम लोगों को ऐसा लगता था कि इस कोविड काल में भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, भारत कैसे संभलेगा, महंगाई का क्या होगा, ऐसे सवाल उभर रहे थे। रोजगार का क्या होगा, इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर जुलाई सितंबर 2021 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की मैं बात करूं तो 8.4% रही। ये अपने में एक बहुत अच्छी गति दिखाती है भारत की अर्थव्यवस्था की। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप 2021 में जो कोविड नियंत्रण व कोविड को चोट को संभलने की जो स्ट्रैटेजी रही है, 3 चीजें मुझे नजर आती हैं जो इस वक्त उसकी ओर हमारी दृष्टि आकर्षित होनी चाहिए जी। पहला बात तो यह है कि जो 2020 में जो हमने स्ट्रैटेजी जो अपनाई थी, जो अर्थनीति के लिए थोड़ी बहुत जो एक सेटबैक सी पहुंची थी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक लॉकडाउन से, वो मैं समझता हूं कि 2021 में हमने एक बहुत बड़ी अच्छी सीख ली है। उसमें यह है कि वो स्टैगर्ड जो लॉकडाउन किया गया, उससे अर्थनीति में जो जितना झटका 2020 में पहुंचा वो 2021 में नहीं पहुंचा। हालांकि जो दूसरा जो वेव जो था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, पर क्योंकि हमने जो लॉकडाउन का जो स्ट्रैटेजी जो अपनाया 2021 में, जो स्टैगर्ड लॉकडाउन, वो मैं समझता हूं कि एक अच्छा एक दृष्टिकोण से लिया गया, अच्छी दिशा की ओर हम बढ़े। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हमने और एक चीज नजर आई अर्थनीति के दृष्टिकोण से कि जो चीज हम जो अटैक जो है एक नेशनल क्राइसिस था जी, पर नेशनल क्राइसिस के होते हुए भी हमने जो
2021 में हमने देखा कि स्टेट्स को हम किस तरह से इन्वॉल्व कर सके। मैं समझता हूं कि जो एंटायर कोविड स्ट्रेटेजी का जो इकोनॉमी के ऊपर जितना प्रभाव गिर सकता था, उसको हम किस तरह से टैकल किए, उन्होंने स्टेट्स को काफी ज्यादा इन्वॉल्व किया गया है। और अगर आप लॉकडाउन की तरफ स्टैगर्ड लॉकडाउन करेंगे, किस तरह से आप उसका एनफोर्समेंट करेंगे, और उसके ऊपर अर्थनीति का पूरा एक बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप संपर्क है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात, हमने जो ये देखा अर्थनीति को संभलने के लिए 2021 में, कि हमने बहुत सारे देशों से एक, जैसे लोगों ने कहा कि भाई पैसा खर्च करो, पैसा खर्च करो। हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो मैं समझता हूं कि काफी कंजर्वेटिव रही। और अगर आप विश्व की ओर देखें, बहुत सारे ऐसे विश्व में देश थे, उन्होंने काफी फिस्कल एक लिक्विडिटी पुश बहुत देकर उसका जो नतीजा जो निकला वो उतना ज्यादा नहीं निकला। पर हमारे देश में हमने देखा कि एक फिस्कल कंजर्वेटिज्म जो है, उसके साथ साथ जहां पे जरूरी चीज करना है, जैसे कि वेलफेयरिज्म करना है, अगर अनाज अगर जो लोगों के पास पहुंचाना है, पर एक कंट्री वाइड एक फिस्कल रिलीफ देना, वो मैं समझता हूं कि उसका अप्रोच हमने नहीं लिया। और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि हमारी जो अगले साल में जो हमारी जो फिस्कल आर्मरी जिसे कहते हैं हम, जो फिस्कली वेपनरी जिसे हम कहेंगे फाइट करने के लिए, क्योंकि ओमिक्रॉन आ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास काफी फिस्कल आर्मरी में काफी स्कोप है, काफी कैपेसिटी बची है। क्योंकि हम इस वक्त अब तक हमारी फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान को हमने 9.36 से हम 6.8 में ला चुके हैं ऑलरेडी, और अगले साल में हमें काफी एक स्कोप रहेगा। तो मैं ये तीन तरह से देखता हूं कि एक तरफ तो जैसे कि एक नेशनल क्राइसिस को हमने एक स्टेट के इन्वॉल्वमेंट से उसको टैकल किया है, दूसरी ओर के हमने किस तरह से इसका स्टैगर्ड रिस्पॉन्स दिखाया है, और तीसरी है कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन का जो मूल मंत्र है उसको हम अब कहीं नहीं छोड़ा है, उसकी तरफ हम पूरी तरह से मान्यता दे रहे हैं। ये तीन चीज मुझे नजर आई है 2021 में कोविड के संदर्भ। जी, जाहिर सी बात है कि भारत ने अपने जो घर है उसको भी संभालने की कोशिश की, आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, लोगों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से। और वो दिखता भी है कि कैसे एकजुट भारत ने इस संक्रमण का मुकाबला किया है, कैसे चुनौतियों का मुकाबला भारत ने एकता के साथ किया है। लेकिन एक बड़ी हर्ष जी जो उपलब्धि मानी जा रही है, वो ये भी उपलब्धि मानी जा रही है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इस साल अगस्त में पूरे महीने संभाली है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कूटनीति के लिहाज से, हमारे देश के लिहाज से? देखिए, भारत का जो इस साल का प्रेसिडेंसी रही, अगस्त के महीने में संभाली भारत ने यूएनएससी की कमान, और उसमें जो मुद्दों को भारत ने उठाया, वो मुद्दे मुझे लगता है दुनिया भर के जो देशों ने उसकी बहुत सराहना करी, और जिस तरह से भारत ने ग्लोबल ओपिनियन मोबिलाइज करी उन मुद्दों के लिए, उसका इम्पैक्ट भारत की लीडरशिप जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस में पहले भी काफी सराहनीय थे, लेकिन मुझे लगता है आज के संदर्भ में जब एक तरह से मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर से विश्वास देशों का उठ रहा है, उस समय भारत जैसा देश अगर आके ये कहता है कि उसको मल्टीलैटरलिज्म को हमको कमजोर नहीं करना है बल्कि रिफॉर्म करना है, और उस रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म के तहत भारत ने जिस तरह की कोशिशें करी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह की लीडरशिप दिखाई, जिन मुद्दों को उठाए, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत करी थी, जिसमें वो चेयर करी उन्होंने मीटिंग, उसमें राष्ट्रपति पुतिन ने बैठे और उस मीटिंग में उन्होंने अपने रिमार्क्स भी दिए और पर्सनली वर्चुअली प्रेजेंस अपनी दोहराई। तो उसमें मुझे लगता है जिस तरह की लीडरशिप भारत इस समय दुनिया को दिखा रहा है कि आप अलग अलग बैठे हो, आप अलग अलग गुटों में हो, लेकिन भारत जिस तरह से वो उन डिविजन्स को ब्रिज कर सकता है, ऐसे बहुत कम देश हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में। और वो जो डिविजन्स हैं बढ़ते जा रहे हैं, उसमें मुझे लगता है भारत की लीडरशिप और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण तरीके से उभर कर आ रही है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिन भी मुद्दों को उठाया, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, वो सारे मुद्दे ऐसे हैं जो दुनिया भर के देश जिनके साथ काम करना चाहते हैं। और अफगानिस्तान को भारत ने काफी
प्रायोरिटी दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी और अपने बायलैटरल और रीजनल एंगेजमेंट्स में भी। तो मुझे लगता है जो लीडरशिप की, कई लोग कह रहे थे कि भारत को लीडरशिप दिखानी चाहिए अफगानिस्तान में रीजनल सिक्योरिटी में, भारत ने दिखाई। और न सिर्फ अपने को मोबिलाइज किया, अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया, बल्कि कोशिश करी कि जो रीजनल कंट्रीज हैं जिनके स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, वो सारे देश साथ आए और एक अप्रोच ऐसा बने जिससे कि डिविजन्स कम हो और एक कोहेरेंट कोहेसिव पॉलिसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। तो मुझे लगता है इसमें जिस किस्म का रोल भारत ने दिखाया है, वो इस समय एक तरह से जो बाकी देश हैं और खासकर बड़े देश, अगर आप देखें, एक तरफ चीन है जो मल्टीलैटरल ऑर्डर को तोड़ना चाह रहा है, जो कमजोर बना रहा है मल्टीलैटरल ऑर्डर को, और एक तरफ वेस्टर्न जो पश्चिमी देश हैं उनका विश्वास उठ रहा है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से। तो वहां पर अगर भारत आके उसकी अगुवाई करता है, मल्टीलैटरलिज्म को और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है ये मल्टीलैटरलिज्म के लिए भी अच्छा है और भारत की लीडरशिप क्रेडेंशियल्स के लिए भी बहुत बेहतर। जी बिल्कुल अशोक जी, लेकिन अगर 3 मुद्दों की मैं बात करूं खास तौर से, क्योंकि एक ये बात तो होगी कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जिस जिम्मेदारी के साथ अगस्त के महीने में नेतृत्व किया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। इसीलिए भारत को एक वैश्विक लीडर के तौर पर जिस तरह से दुनिया हाथों हाथ अब ले रही है, या एक तरह से उसकी छवि उभरी है पूरे विश्व में, उसके 2-3 कारण और भी हैं। आतंकवाद का मुद्दा हो, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, ग्रीन एनर्जी का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पे भारत ने आगे आकर वैश्विक स्तर पे कैसे दुनिया एक हो और कल्याण के लिए काम करें सभी राष्ट्र मिलकर, उसकी तरफ भारत ने बहुत तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए। आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी, क्योंकि अब जो ये जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है, ये बिल्कुल जैसे कहा जाता है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है। और हालांकि 2015 में जब ये पेरिस अकॉर्ड हुआ था, तब हमने कहा था, जो सभी ने अपनी नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी, जो हम ये देश ये काम करेंगे, परंतु उसमें अगर G20 देशों में देखा जाए, G20 में, तो भारत ही एकमात्र देश है मनोज जी जिसने अपने पेरिस अकॉर्ड के जो कमिटमेंट्स हैं उसको पूरा किया है। जी पहले देखिए, अगर जिसे कहा जाता है, अगर बिजनेस एज यूजुअल चलता रहे, अगर ऐसा ही चलता रहे, तो इस सदी के अंत तक जो पूरी दुनिया का तापमान है वो 2.7 डिग्री सेल्सियस और आगे बढ़ेगा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, जो 2 डिग्री से तो कम रखना ही है, परंतु हम प्रयास करेंगे जो इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाए। परंतु इसमें जो बड़े बड़े देश हैं, ये कुछ करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। परंतु भारत, जिसके ऊपर हमेशा से देखिए मनोज जी, पहले उंगलियां उठाई जाती थी, जो भारत जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे वो पीछे हट रहा है। अब भारत बिल्कुल आगे सामने आकर सभी को वो चैलेंज करता है, क्योंकि वो अपने आप ऐसे इनिशिएटिव्स लेता है। अभी आपने जो देखा है, जो हमने कहा है, जो 2060 तक हम नेट जीरो अपनी इकोनॉमी है उसको करेंगे। ये मेरे विचार से बहुत ही बड़ा आगे कदम है। फिर हमने कहा है, जो पहले 2022 तक हमारा जो ग्रीन एनर्जी था, ग्रीन एनर्जी का भी आपने जिक्र किया है मनोज जी, जो ग्रीन एनर्जी था करीब 20 गीगावाट्स हम बनाएंगे। अब वो वाला जो लिमिट है वो हमने 175 गीगावाट कर दिया है, और 2030 तक जो हमने ग्रीन एनर्जी का अपना टारगेट रखा है उसको 500 गीगावाट कर दिया है। और अभी जैसे काम चल रहा है, वैसे ऐसा ही प्रतीत होता है जो ये ग्रीन एनर्जी के टारगेट्स हम इनको प्राप्त कर पाएंगे। और 2030 तक एक और जो हमने निर्णय लिया है, जो करीब 40% हमारे यहाँ जो बिजली उत्पादन होता है वो ग्रीन सोर्सेस से होगा। तो इसीलिए भारत ने केवल, जैसे कहा जाता है, वॉक द टॉक, जो कुछ उसने कहा है वो करके दिखाया है। और मेरे विचार से इससे पूरी दुनिया को प्रेरणा दी है, जो सभी आगे मिलकर काम करें और ये जो मुद्दा है जलवायु परिवर्तन का, इसको सभी मिलकर इसके साथ जुड़ सके। जी A.K. भट्टाचार्य जी, एक और मुद्दा बहुत तेजी के साथ 2021 में उभरा, हालांकि इसकी कोशिश पिछले 6-7 साल से लगातार हो रही थी, वो है आत्मनिर्भर भारत का। अगर हम देखें आत्मनिर्भर भारत की बात, तो लगभग चाहे उद्योग जगत हो या रक्षा का क्षेत्र हो, आत्मनिर्भर पे खासा फोकस रहा इस साल। आप कैसे देखते हैं इन संभावनाओं को? 2021 कैसा रहा और आने वाला समय कैसा रहने वाला है?
देखिए 2021 में जो आत्मनिर्भरता की जो बात चल रही थी, उसका मुझे लग रहा है कि 2021 में उसका एक रीडेफिनेशन हुआ है जी। उस आत्मनिर्भरता में। हम जो जोर आगे पहले देखे थे कि भारत में चीजें बनानी है, पर भारत में चीजें बनानी है, जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट जो था, वो मेक इन इंडिया विथ फॉरेन कैपिटल एक आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन में आ गया है। वो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम मेक इन इंडिया के अंदर मान रहे हैं। मैं समझता हूं कि 2021 में एक पुनर्मूल्यांकन हुआ है आत्मनिर्भरता का, कि पहले जो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में उन्होंने साफ किया था, उन्होंने इंडस्ट्रीज लीडर्स को संबोधन उन्होंने किया, उन्होंने यह कह दिया कि आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि आप विदेशी पूंजी का व्यवहार ना करें। विदेशी पूंजी का यहाँ पे लाना आत्मनिर्भरता के साथ साथ ये आ गया है। ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक डेफिनेशनल चेंज आत्मनिर्भरता में 2021 में आया। और तभी हम देख रहे हैं कि अगर आप यूनिकॉर्न की जो एक बड़ी जो एक ग्रोथ एक्सपेंशन देख रहे हैं, वो फॉरेन कैपिटल के जरिए से हुई है। अगर आप देखें कि फॉरेन कैपिटल जो स्टॉक मार्केट में जो फॉरेन कैपिटल जो आया है, और जो इवन जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम बहुत सारे सेक्टर्स में देख रहे हैं, वो आत्मनिर्भरता के बहिर्भूत नहीं है, आत्मनिर्भरता के अंदर ही शामिल किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन, दृष्टि का परिवर्तन 2021 को हमें देखने को मिला। और मैं ये समझता हूँ क्योंकि भारत में अंदर ही पूंजी का इन्वेस्टमेंट और निवेश करने का जो जरूरत जो है, इस वक्त भारतीय इंडस्ट्रीज के पास, भारतीय जो फाइनेंशियल व्यवस्था के पास शायद उतना पैसा नहीं है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो हमें दिखने को 2021 में आई कि अगर भारत के अंदर पूंजी की कमी है तो पूंजी हम बाहर से ला सकते हैं। वो पूंजी को लेकर भारत की जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को हम ज्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो इंसेंटिव स्कीम्स जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो बनाई गई है करीबन 10 या 12 सेक्टर में, उसमें भी जो विदेशी पूंजी का जो रोल जो है, भूमिका जो है, उसमें कोई कमी नहीं दिखी। तो मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भरता का जो एक मूल्यांकन करेंगे या अगर आप आकलन करेंगे तो इस चीज को आप मुद्दे नजर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। हर्षी, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो या बात मैं करूं S-400 एयर डिफेंस मिसाइल की बात की जाए, रक्षा के क्षेत्र में भारत ने जिस तरह से आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ाया है, कई बड़े फैसले लिए गए इस साल, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे विचार से ये बहुत ही एक लॉन्ग पेंडिंग और बड़ा इम्पोर्टेंट एक माइलस्टोन है इंडियन डिफेंस पॉलिसी में, क्योंकि ये काफ़ी समय से इस पर डिस्कशन, डिबेट और इस बारे में चर्चाएं होती रही हैं कि हिंदुस्तान अगर ग्लोबल पावर बनना चाहता है तो जिस हद तक हम डिपेंडेंट हैं इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट पर, इंटरनेशनल ग्लोबल एक्टर्स पर अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए, ये संभव नहीं है कि हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलेगी अगर हम उस हद तक डिपेंडेंट है। तो हमको अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस किस तरह से सशक्त बनाना है, और इस बारे में कभी भी दो राय नहीं रही। ये रहा कि थोड़ी सी पॉलिटिकल विल की जरूर कमी रही कि हमने उस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस को उतना सीरियसली नहीं एनर्जाइज किया जितना हमको पहले करना चाहिए था। तो उसका हमने पिछले कुछ 1-2 साल में खासकर जो परिवर्तन देखा है, और जिस तरह से डीपीपी जो नहीं आई, उसके बाद जो हमने नेगेटिव लिस्ट बनाई है इंपोर्ट्स की, और जिस तरह से पुश दिया गया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस को इंडिजनाइज करने के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये मुझे लगता है बड़े सार्थक प्रयास हैं। और इसमें अगर ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं और जो भी ट्रेंड्स अभी तक अवेलेबल हैं, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है डिफेंस क्षेत्र, जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर्स आ रहे हैं, जिस तरह से इंडियन डिफेंस प्राइवेट सेक्टर बहुत उत्साहित है इसमें इन्वॉल्व होने के लिए, और जिस तरह से जो रिजल्ट्स आए हैं जिसका आपने जिक्र किया अभी तक डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अगर ये आगे बढ़ते हैं ऐसी ट्रेंड लाइन, तो ये भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस के लिए तो अच्छा होगा ही, लेकिन मुझे लगता है उससे इम्पोर्टेंट भारत की डिफेंस पॉलिसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि इसके बगैर
भारत अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में एज अ ग्लोबल एक्टर के रूप में उभर पाना भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हम ये दिखाते हैं कि हम 70% तक बाहरी देशों पर निर्भर हैं, अपने निर्यात कर रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी को। तो जैसे जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस इंडिजनाइज होगा, भारत की कैपेबिलिटीज और जो भारत के पावर प्रोजेक्शन है उसमें एक नई एक तीव्रता आएगी, और उसको वो मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण एक रोल होता है किसी भी उभरती हुई शक्ति के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट करने में इंटरनेशनल सिस्टम में। तो वो जो पिछले कुछ 1-2 साल में हमने जो ट्रेंड्स देखे हैं काफी उत्साहजनक है, और ये पॉलिसीज होपफुली कंटिन्यू रहेंगी जिससे कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस है भारत का वो और सशक्त हो। जी, जाहिर सी बात है कि 2021 का जो साल रहा वो उपलब्धियों से भी भरा रहा, लेकिन चुनौतियां तमाम रहीं। कोरोना संक्रमण अभी भी चुनौती बन के सामने है। लोगों को इसका कैसे मुकाबला करना है वो जन भागीदारी से ही तय होता है। सरकार ने जो गाइडलाइंस बताई हैं उसका सब लोग पालन करें, आप सभी लोग। अशोक जी, हर्ष जी, आपने हमसे बात की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ए.के. भट्टाचार्य जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।